Hello everyone, today we are going to learn about the clinical pharmacology and new drug development. Clinical pharmacology means कि जब हम ड्रग का जो यूज है दैट इज ह्यूमन बींग्स पे देख रहे हैं दैट इज क्लिनिकल एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट मीन्स कि जब कोई भी ड्रग मार्केट में आ रही है तो वो कितनी स्टेजेस से आ रही है दैट इज कॉल्ड न्यू ड्रग डेवलपमेंट. So starting with the new drug development, from the synthesis identification of the molecule to marketing, a new drug takes at least 10 to 20 years. जब सिंथेसिस से लेके एक ड्रग एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में, सिंथेसाइज करने में और मार्केटिंग तक लाने में, मार्केट तक लाने में हमें 10 से 20 साल लग जाते हैं. अब कौन कौन सी स्टेजेस है जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में आती है? फर्स्ट वन इज सिंथेसिस आइसोलेशन ऑफ द कंपाउंड और कितना टाइम लगता है? 1 to 2 years. सिंथेसिस आइसोलेशन जब हम आर्टिफिशियली एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं एंड देन उसको आइसोलेट करते हैं, तो उसमें हमें 1 to 2 years तक का टाइम लग जाता है. देन नेक्स्ट इज प्री क्लिनिकल स्टडीज. प्री क्लिनिकल स्टडीज में आ जाता है हमारा स्क्रीनिंग, इवेल्युएशन, फार्माकोकाइनेटिक, शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी, टेस्टिंग इन एनिमल्स. प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होता है? प्री क्लिनिकल मतलब कि वो स्टडी जो हम एनिमल्स में कर रहे हैं. अब एनिमल्स में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल्स में हम उस ड्रग की काइनेटिक, डायनेमिक, शॉर्ट टर्म की क्या टॉक्सिसिटी आ रही है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी चीजें हम एक ह्यूमन बीइंग में देखते हैं वो सारी चीजें हम एनिमल में स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल स्टडी. और उस प्री क्लिनिकल स्टडीज में हमें 2 to 4 years लग जाते हैं. देन स्क्रूटनी एंड ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. जब हमने एनिमल्स पे वो स्टडी कर ली, जब हमने वो प्री क्लिनिकल स्टडीज कर ली, अब हमें ह्यूमन बीइंग्स में स्टडी करनी है. ऐसा तो है नहीं कि हमने एनिमल्स में स्टडी की और हम अब जो ड्रग्स है वो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स में स्टार्ट करा दें. तो हम अब ह्यूमन बीइंग्स में उस ट्रायल को, उस रिसर्च को लाने के लिए हम क्या करते हैं? परमिशन के लिए पेपर अप्लाई करते हैं, मीन्स IND फिल करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, कि हमें एक नई ड्रग की इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो वो कितना टाइम लेता है? 3 to 6 months. उस एप्लीकेशन या उस परमिशन को ग्रांट करवाने में हमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं. नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल, इम्यूनो असे ऑफ द कंपाउंड. कि जो भी कंपाउंड है उसकी फॉर्मुलेशन बनाने में, उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने में और उसके असेज परफॉर्म करने में 0.5 to 1 year तक का टाइम हमें लग जाता है. क्लिनिकल स्टडीज, अब जब हमने उसकी स्टैंडर्ड ड्रग ले ली है, स्टैंडर्डाइजेशन बना लिया है, सारी चीजें कर ली है, हमने डोज डिसाइड कर ली है, अब हम क्लिनिकल स्टडीज करते हैं. और क्लिनिकल स्टडीज का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स में उस स्टडी को परफॉर्म करना. तो इसमें हमारे कुछ फेजेस आते हैं, लाइक फेज 1, फेज 2, फेज 3. इसमें क्या होता है? हम एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्ट देखते हैं, तो इसमें हमें 3 to 10 years लग जाते हैं. इन फेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज रिव्यू एंड ग्रांट ऑफ मार्केटिंग परमिशन. जब ये 3 फेज हो गए तो अब हमने देखा क्या टॉक्सिसिटी, अच्छा टॉक्सिसिटी नहीं है, तो अब हमें परमिशन चाहिए उस ड्रग को मार्केटिंग में लाने के लिए. और उस परमिशन के लिए हम NDA फिल करते हैं, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन, कि एक नई ड्रग को हम मार्केट में ला रहे हैं. तो उसमें हमें 0.5 to 2 years तक का अप्रोक्स टाइम लग जाता है. नेक्स्ट द लास्ट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जिसको हम फेज 4 स्टडी भी बोलते हैं. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में क्या है? जब हमारे तीनों फेज हो गए तो अब वो ड्रग पूरे पॉपुलेशन में आ गई है. तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस मींस कि अब जब ड्रग, जैसे कोई भी ड्रग है, सारी ड्रग अब जितनी भी हम यूज करें दैट आर इन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. कि कोई भी ड्रग है, होता क्या है कि कोई ड्रग हम ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी चल रही है तो वो कंटिन्यू रहेगी. हम देखते कुछ टाइम के लिए, 6 महीने पे हमने देखा, एक डाटा मिला कि ये वाली ड्रग है और इसकी ये टॉक्सिसिटी आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि उस ड्रग को विड्रॉ कर देते हैं. कहते हैं ना ड्रग जो है वो बैन है ड्यू टू हिपैटोटॉक्सिसिटी या ड्यू टू ऑटोटॉक्सिसिटी. क्या उनमें
उन ड्रग को लेने से हिपैटोटॉक्सिसिटी हो रही थी तो उनको बैन कर दिया गया। मीन्स कोई भी जब हम एक लार्ज पॉपुलेशन में एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जब हमारी ड्रग एक लार्ज पॉपुलेशन में मीन्स मार्केटिंग हो जाती है उसकी। तो स्टार्टिंग विद द प्री क्लिनिकल स्टडीज हम समझ चुके हैं कि क्या होता है इन एनिमल्स। प्री क्लिनिकल मीन्स एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल से जाने से पहले हम जो ड्रग है उसका सारा सेफ्टी, एफिकेसी, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उसकी काइनेटिक क्या है, ओरल रूट से जाएगी या इंजेक्शन से काम करेगी, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी क्या है, एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें हम प्री क्लिनिकल स्टडीज में मतलब एनिमल्स में पहले चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही जो ड्रग है वो ह्यूमन बींग्स में रिसर्च के लिए लाते, पहले हम एनिमल्स में देखते हैं कि टॉक्सिसिटी स्टडीज में हम देखते हैं कि इतनी सी डोज पे क्या एनिमल की डेथ हो जा रही है या एनिमल सरवाइव कर पा रहा है, कितनी डोज वो टॉलरेट कर पा रहा है, वो सारी चीजें हम पहले ही एनिमल्स में देख लेते हैं। देन उस डोज के बेसिस पे हम आगे ह्यूमन बींग्स में जाते हैं। So preclinical studies in animals. Before undertaking clinical trials, sufficient data about the drug must be obtained by testing it in animals. कि हमें एनिमल्स में टेस्ट करके उसका एटलीस्ट इतना डाटा ऑब्टेन कर लिया जाए कि वो ह्यूमन बींग्स में आगे जा सकती है या नहीं जा सकती है, वो डिसाइड कर सके। Animal studies generate pharmacodynamic, pharmacokinetic and toxicological data of the drug. Next term is our clinical trial. Clinical trial means कि जब हम human beings में बात कर रहे हैं. After completion of preclinical testing of the drug, the company files an investigational new drug application. जो हमने बात करी थी कि preclinical जब हमारी study हो गई है तो अब हम एक IND fill करेंगे, that is investigational new drug, कि हम एक drug है उसकी investigation करनी है in the human body. A drug should be scientifically and ethically evaluated by testing in human beings for safety and efficacy prior to its use in man for therapeutic purpose. कि therapeutic purpose means कि further किसी disease में use होने से पहले उस drug को हम human beings में देख रहे हैं कि उसकी safety क्या है, कितनी efficacious है, वो सारी चीजें हम human beings में देख रहे हैं, that is called clinical trial. Such study in humans is referred to as clinical trial. Clinical trials are conventionally divided into 4 phases. अब जो हमारे 4 phases है, phase 1 is human pharmacology and safety, phase 2 therapeutic exploration and dose ranging, phase 3 therapeutic confirmation and phase 4 post marketing surveillance. इन सभी phases को हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो phase 1 से start करते हैं। These phases are important. लाइक जीपेट में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ दीज इज फेज 1 और ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि फेज 1 इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, फेज 2 इज थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। तो ऐसे पता होना चाहिए कि फेज 1 कौन सा है, फेज 2 कौन सा है, एंड 3rd and 4th ऑल्सो। नाउ फेज 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। नाम से समझ आ रहा है कि हम सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दिस फेज इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ द ड्रग इन ह्यूमंस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट स्टेज में हम पहले इसमें क्या करते हैं, ह्यूमंस में टेस्टिंग करते हैं फेज 1 में। फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स कि इससे पहले उनमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रखी है। इट इज कैरिड आउट इन अबाउट 10 to 100 पेशेंट्स। जो फेज 1 है इसमें हम बस 10 से 100 पेशेंट तक की ही 100 पार्टिसिपेंट्स तक की ही बात करते हैं। दिस इज यूजुअली कैरिड आउट इन हेल्दी वॉलेंटियर्स। जो फेज 1 है वो हेल्दी वॉलेंटियर्स में लिया जाता है, उसमें हम कोई भी पेशेंट नहीं लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव of this phase is to determine safety of the drug and the maximum tolerated dose. इस फेज में जो 10 से 100 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं वो भी हेल्दी वॉलेंटियर्स ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि क्या हमारी ड्रग सेफ है और उसकी कितनी डोज टॉलरेबल है, कि हम कितनी डोज उसकी टॉलरेट कर सकते हैं। नो ब्लाइंडिंग इज डन, ओपन लेबल स्टडी। नो ब्लाइंडिंग इज डन मतलब कि जो पार्टिसिपेंट है या जो सब्जेक्ट है जो हमने हेल्दी वॉलेंटियर्स लिए, दे आर अवेयर कि उनको किस चीज़ की मेडिसिन दी जा रही है या उन पे किस चीज़ की रिसर्च की जा रही है। नो ब्लाइंडिंग
मतलब होता है कि दे आर अवेयर ऑफ द थिंग कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब हम बात करते हैं ब्लाइंडिंग स्टडी मींस कि जो सब्जेक्ट है उसको पता ही नहीं है कि उसको किस चीज की मेडिसिन दी जा रही है। तो ओपन लेबल स्टडी का क्या मतलब है, व्हेन सब्जेक्ट एंड फिजिशियंस हैव नॉलेज ऑफ द असाइंड ट्रीटमेंट, कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है सब्जेक्ट को और फिजिशियन को उस चीज का पता है कि किस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हेल्दी वॉलेंटियर्स होते हैं, और इसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, दैट इज सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, एंड नो ब्लाइंडिंग इज डन। नाउ फेज सेकंड, दैट इज थेरेप्यूटिकली एक्सप्लोरेटरी स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज कैरिड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेशेंट विद टारगेट डिजीज। इसमें हम पेशेंट लेते हैं, टारगेट डिजीज का मतलब लाइक हमने एक ग्रुप ले लिया पेशेंट्स का जिनको सबको कैंसर है या जिनको सबको टीबी की दिक्कत है। मीन्स टारगेट डिजीज हमें पता है कि हमें जैसे हमें टीबी की जो मेडिसिन है या कैंसर की जो मेडिसिन है हमें उस पर रिसर्च करनी है, कोई नई मेडिसिन लेके आ रहे, कोई नई ड्रग लेके आ रहे, तो हम क्या करेंगे, हम जिनको, ऐसा तो है नहीं कि हम जो जिनको नहीं है उनको टीबी करा देंगे, नहीं, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं टीबी से या कैंसर से हम उन पे अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम क्या लेते हैं ये याद रखना, दैट इज इसमें हम पेशेंट्स लेते हैं। इट इज कंडक्टेड इन अबाउट 50 to 500 पेशेंट्स। इसमें 50 से 500 पेशेंट्स लेते हैं और ये 3 to 4 सेंटर्स में कंटिन्यू की जाती है, मतलब ये एक सेंटर में नहीं होता, ये 3 to 4 सेंटर्स में कैरी ऑन किया जाता है। The main objective of this phase is to assess the effectiveness of the drug and to determine effective dose range। जो मेन ऑब्जेक्टिव है अगर उसकी बात करें तो इफेक्टिवनेस क्या है, कि ड्रग का इफेक्ट क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एफिकेसी क्या होता है। तो एफिकेसी क्या है कि वो कितना इफेक्ट दिखा पा रही है, तो वो अपने इफेक्टिवनेस जो है, एफिकेसी जो है, वो हम फेज सेकंड में चेक कर रहे हैं। द स्टडी इज रेंडमाइज्ड एंड कंट्रोल मे बी ब्लाइंडेड। इसमें क्या होता है कि रैंडम पर्सन उठा लिए जाते हैं कि जिन जिनको कैंसर है आ जाओ, ऐसा कुछ पर्टिकुलर देखा नहीं जा रहा है, एंड मे बी ब्लाइंडेड, मतलब ब्लाइंड होती है कि सब्जेक्ट जो है, जिसको जो भी पेशेंट है उसको नहीं पता है कि उसको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है या उस पर क्या इफेक्ट आ सकते हैं। इसमें ये चीजें याद रखना, पहले हमने बात करी कि पहला जो था फेज 1 उसमें हम सेफ्टी चेक कर रहे थे और टॉलरेबल डोज चेक कर रहे थे, और फेज सेकंड में हम एफिकेसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग चेक कर रहे हैं। नाउ फेज थर्ड, दैट इज थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन एंड कंपैरिजन। नाम से ही समझ आ रहा है थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन। अब हम सेफ्टी भी चेक कर चुके थे एक जगह हम एफिकेसी भी। अब थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन मींस इसमें सेफ्टी और एफिकेसी हम दोनों ही चेक करते हैं, बट इन द लार्ज नंबर ऑफ population. The aim is to confirm the efficacy of the drug in large number of patients, कि हम efficacy ही check करें but in large number. Further data on kinetics and drug interactions can be obtained. क्या होता है कि जब 100 लोगों पे 100 पेशेंट्स पे एक स्टडी करते हैं तो मे बी कम डाटा मिले, और जब हम ज्यादा लोगों पे स्टडी करते हैं तो मे बी डाटा ज्यादा, कि ड्रग इंटरेक्शन का और पता चल जाए, तो वो चीजें हमें और ज्यादा मिल सकती है। इसमें क्या करते हैं हम, बोथ एफिकेसी एंड सेफ्टी इज डिटरमाइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैन बी डन इन 100 to 1000 पेशेंट्स, 500 to 3000 तक हम पेशेंट्स लेते हैं। इसमें भी हम क्या लेते हैं, पेशेंट्स। और पेशेंट्स में भी कैसे, इंडिविजुअल्स विद टारगेट डिजीज, जिसको कोई टारगेट डिजीज है। जेरिएट्रिक पेशेंट्स मींस कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, प्रेग्नेंट विमेन, कि उस ड्रग का तीनों पे क्या इफेक्ट आता है, हम वो चीज देखते हैं। Permission for marketing the drug is granted after successful completion of phase third trial। जब ये सारी चीजें हो गई, फेज 1 हो गया, फेज सेकंड हो गया, फेज थर्ड हो गया, अब इन तीनों फेज के बाद अब हम मार्केट में उस ड्रग को लाने के लिए परमिशन लेते हैं, और हम क्या फिल करते हैं, दैट इज NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ताकि वो ड्रग जो है मार्केट में आ जाए। फेज 4 की बात करें, दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस और स्टडीज। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में समझा चुकी हूँ कि जब एक ड्रग मार्केट में आ रही है तो अब वो बहुत सारी पॉपुलेशन पे जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की पॉपुलेशन में जा रही है, तो अब ड्रग का कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है या बेनिफिट इफेक्ट आता है कि हाँ ड्रग अभी ये प्लस इफेक्ट दिखा रही है, तो वो सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम पता लगती रहती है। अगर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं तो हम ड्रग को मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं, अगर उसके इफेक्ट सही है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है, तो ड्रग हमारी कंटिन्यू रहती है। Once the drug is approved for marketing,
पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस इज कैरिड आउट टू ऑब्टेन एडिशनल डाटा अबाउट बेनिफिट एंड रिस्क, कि जब एक बार ड्रग मार्केट में अप्रूव हो जाए तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में वो ड्रग दी जाती है कि हाँ जो भी है, लाइक हॉस्पिटल्स में, मार्केट में वो ड्रग भेज दी जाते हैं कि हाँ कोई किसी को कैंसर हो रही है ये ड्रग आप दो, किसी को टीबी हो रही है हाँ आप ये ड्रग दो पेशेंट्स को। तो उससे क्या होता है कि कोई भी बेनिफिट है या रिस्क है ड्रग की वजह से तो वो पूरा डाटा आ जाता है हमारे पास। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एडवर्स रिएक्शन, कोई एडवर्स रिएक्शन आ रही है या कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रही है या कोई न्यू इंडिकेशंस आए हैं तो उससे क्या होता है उस चीज का हमें डाटा या इंफॉर्मेशन मिल जाती है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस हेल्प्स टू एस्टिमेट इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन, डिटेक्ट प्रीवियसली अननोन। मे बी जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे थे तो कोई ऐसी रिएक्शन रह गई हो जो हमें ना पता चली हो, और अब क्या है कि अब पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करने पे मींस लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में उस मेडिसिन को देने से उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हो। क्योंकि जब आप एक सर्टिफाइड कंडीशंस में कोई रिसर्च करते हो तो आप ध्यान रखते हो कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, बट पॉपुलेशन में क्या होता है कि सारी कंडीशंस अप्लाई नहीं हो सकती है तो उसमें हम इफेक्ट देखते हैं। अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आती है, कोई भी एडवर्स रिएक्शन आता है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं, आप एडीआर को वहां इन्फॉर्म कर सकते हो, उन सेंटर्स में बता सकते हो कि इस ड्रग से रिलेटेड हमें ये एडवर्स रिएक्शन आया। द ड्रग कंपनी हैज टू सबमिट पोस्ट मार्केटिंग डाटा फॉर द ड्रग एट रेगुलर इंटरवल टू रेगुलेटरी एजेंसी टू कंटिन्यू इट्स यूज, कि जो ड्रग कंपनी है वो टाइम टू टाइम वो डाटा जो मार्केटिंग डाटा होता है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ताकि पता रहे कि वो ड्रग जो है कंटिन्यू रखनी है या फिर विड्रॉ कर लेनी है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फिनेसिटीन जो है हमारी नसेड है, बट फिनेसिटीन अब यूज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसमें उसके एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा आने लगे थे, हिपैटोटॉक्सिसिटी होने लगी थी उससे ज्यादा, दैट्स व्हाई वो जो है मार्केट से विड्रॉ कर दी गई। अब इसको समझते हैं। अगर ये समझ आ गया, पीछे का ये समरी है एक तरीके से। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ा हमने। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मींस एनिमल मॉडल्स। एनिमल मॉडल्स हमें इसमें सारी स्टडीज देख रहे, टॉक्सिसिटी स्टडीज, जितनी भी काइनेटिक, डायनेमिक्स, सारी चीजें हम पहले एनिमल्स में देख रहे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, कि एनिमल्स पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स परफॉर्म करते हैं, जो भी हम डिजीज है उससे रिलेटेड मॉडल्स परफॉर्म करते हैं। जब हमारी प्री क्लिनिकल ट्रायल हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे, IND, दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, की अब हमें एक ड्रग की इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है ह्यूमन बींग्स पे, पर्सन्स पे। फेज वन में हम हेल्दी वॉलेंटियर्स लेते हैं 20 to 80 पार्टिसिपेंट्स, और वी कैन से 20 to 100 पार्टिसिपेंट्स। देन फेज सेकंड में हम 100 to 300 पार्टिसिपेंट्स और 100 to 500 पार्टिसिपेंट्स भी आप कह सकते हो। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, आपके पेशेंट्स होते हैं। फेज थर्ड में थाउजेंड्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं और इसमें भी आपके पेशेंट या फिर प्रेग्नेंट वीमेन, जेरिएट्रिक पेशेंट्स, ये सब होते हैं। तो आगे क्या होता है, जब इन तीनों की स्टडी हो जाती है, जब सेफ्टी और एफिकेसी कंफर्म हो गई है रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू, अब क्या होगा, अब हमारा NDA, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन, कि अब हमें अपनी ड्रग मार्केट में पहुंचानी है, तो फेज 4 में आ जाएंगे। और फेज 4 जो होता है दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ड्रग जारी है, तो उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। इन सिलिको ट्रायल्स जो यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज इन सिलिको इज रिलेटेड टू अवर, कि हम कंप्यूटर में जो डाटा मैनेजमेंट चल रहे हैं, मॉडल्स चल रहे हैं, उनकी बात करें। बट हमारा भी जो टारगेट है दैट इज दीज फेजेस, कि इन फेजेस में, और दूसरी चीज IND और NDA क्या है, ठीक है। सो दिस इज अवर न्यू ड्रग डेवलपमेंट, कि एक नई ड्रग है वो कैसे कैसे कौन कौन से फेजेस से होके आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी आर कंप्लीटेड विद अवर जनरल फार्माकोलॉजी। थैंक यू।